मस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे कमाना और अमीर बनना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उस पैसे को सही से इस्तेमाल करना और उसे बचाना होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी या बड़े बड़े फॉर्मूले हमें अमीर बना देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। पैसा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इंसानी दिमाग और उसके बर्ताव का खेल है। यही वजह है कि आपको ये किताब पढ़नी या सुननी चाहिए। ये आपको सिखाएगी कि कैसे पैसे के बारे में सोचने का हमारा तरीका, हमारी भावनाएं और हमारे फैसले हमारी दौलत और खुशी पर सीधा असर डालते हैं। ये किताब आपको पैसे के बारे में कुछ ऐसे सबक सिखाएगी जो आपको शायद स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाए गए। और मैं आपका दोस्त डिजिटल कहानी वाला आज आपके लिए लेकर आया हूँ मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक बहुत ही आसान और मजेदार बुक समरी, जिसे सुनकर पैसे के बारे में आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। ये बुक समरी इस तरह तैयार की गई है कि चाहे आप बड़े हों या अभी सीख रहे हों, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। हम इस किताब के हर एक चैप्टर को छुएंगे और जानेंगे कि कैसे पैसा हमारे जीवन में काम करता है और कैसे हम पैसे को अपने लिए बेहतर तरीके से कम करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैसे के मनोविज्ञान की यह अनोखी यात्रा। यानी बुक समरी। परिचय, इंट्रोडक्शन। किताब की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी बात से होती है। पैसे के मामले में हर किसी का अनुभव अलग होता है। आपका पैसा कमाने, खर्च करने या बचाने का तरीका, आपके बचपन के माहौल, आपके माता पिता के पैसे के प्रति रवैये और आपके पहले जॉब के अनुभव जैसी चीजों से तय होता है। इसका मतलब है कि पैसे के मामले में सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता, बस अलग होता है। हमें ये समझना होगा कि हर किसी का पैसे के साथ रिश्ता अलग क्यों है। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं है। नो वंस क्रेजी। इस चैप्टर में बताया गया है कि पैसे को लेकर लोग जो अजीबोगरीब फैसले लेते हैं, वे शायद हमें पागलपन लगे, लेकिन उन लोगों के लिए वे बिल्कुल सामान्य होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका पैसे का अनुभव हमसे बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के लिए, जिसने गरीबी देखी हो वो शायद पैसे खर्च करने से डरे, जबकि जिसने हमेशा पैसा देखा हो वो उसे हल्के में ले सकता है। हमें दूसरों के पैसे से जुड़े फैसलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उन्हें तुरंत जज करना चाहिए। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम, लक और रिस्क। सफलता और असफलता में किस्मत, लक और जोखिम, रिस्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि वे सिर्फ अपनी मेहनत से वहां पहुंचे हैं, लेकिन उनकी राह में किस्मत ने भी एक भूमिका निभाई होती है। इसी तरह जो लोग असफल होते हैं, ये जरूरी नहीं कि वे अयोग्य हों, हो सकता है कि उन्होंने कोई जोखिम उठाया हो जो उल्टा पड़ गया। हमें ये समझना होगा कि दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है और हमें विनम्र रहना चाहिए जब हम सफल हों और दयालु रहना चाहिए जब दूसरे असफल हों। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर जोखिम बुरा नहीं होता और हर किस्मत अच्छी नहीं होती। चैप्टर 3, कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। इस चैप्टर का मुख्य सबक लालच के बारे में है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास भी अक्सर पर्याप्त नहीं होता। वे और ज्यादा चाहते रहते हैं, लेकिन लगातार ज्यादा की चाहत आपको बर्बादी की ओर ले जा सकती है। वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर का एक किस्सा है कि एक आदमी ने उनसे कहा कि उसके पास सब कुछ है जो वो चाहता है, लेकिन वो और ज्यादा चाहता है। मंगर ने कहा कि उसके लिए पर्याप्त होना बहुत जरूरी है। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है और उस पर टिके रहना चाहिए। ज्यादा की अंतहीन खोज हमें खुश नहीं कर सकती। चैप्टर 4, चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग। यह पैसे के मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली विचार है, खासकर बचत और निवेश में। छोटी बचतें समय के साथ मिलकर बहुत बड़ी बन सकती हैं। बर्फ के गोले की तरह जब वो पहाड़ी से नीचे आता है तो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। निवेश में भी यही होता है। थोड़ी सी रकम नियमित रूप से निवेश करने पर कई सालों में बहुत बढ़ जाती है, जिसे चक्रवृद्धि का जादू कहते हैं। यह रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि धैर्य रखने और लगातार बने रहने के बारे में है। चैप्टर 5, अमीर होना बनाम अमीर रहना, गेटिंग वेल्थी वीएस स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे बनाए रखना बिल्कुल अलग। अमीर होने के लिए जोखिम उठाना पड़ सकता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए सतर्कता और थोड़ी रूढ़िवादिता जरूरी है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसे गवा दिया क्योंकि उन्होंने उसे सुरक्षित रखने के लिए सही कदम नहीं उठाए। पैसा बनाए रखने के लिए आपको नुकसान से बचने पर ध्यान देना होगा, न कि सिर्फ बड़े रिटर्न कमाने पर। इसमें बचत करना, अनुशासित रहना और अचानक नुकसान से बचने की योजना बनाना शामिल है। चैप्टर 6, पूंछी चलाती हैं, टेल्स यू विन। इस चैप्टर का मतलब है कि निवेश में अक्सर कुछ बहुत बड़ी सफलताएं ही आपके ज्यादातर रिटर्न के लिए जिम्मेदार होती हैं, भले ही आपकी कई कोशिशें नाकाम हो जाएं। वॉल्ट डिज्नी कंपनी का उदाहरण लें। उनकी कुछ ही फिल्में जैसे स्नो वाइट इतनी सफल रहीं कि उन्होंने कंपनी को बनाया, भले ही उन्होंने कई और फिल्में भी बनाई। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है, कुछ ही स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। इसका सबक ये है कि आपको असफलता के लिए तैयार रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बड़ी सफलता मिलने में कई छोटी असफलताएं आ सकती हैं। महत्वपूर्ण है कि आप खेल में बने रहें,
ताकि जब बड़ी सफलता आए तो आप उसका फायदा उठा सकें। चैप्टर 7, स्वतंत्रता, फ्रीडम। पैसा कमाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये आपको आज़ादी देता है। पैसे होने का मतलब है कि आप अपना समय खुद तय कर सकते हैं। आपको वो काम नहीं करना पड़ता जो आप नहीं करना चाहते। ये आपको अनिश्चितताओं से बचाता है और आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने का मौका देता है। पैसे का असली मूल्य आपको चीजें खरीदने की शक्ति में नहीं है, बल्कि आपको अपना समय और विकल्प चुनने की स्वतंत्रता में है। चैप्टर 8, विरोधाभास, आदमी कांच में, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम अक्सर दूसरों को महंगी कार या महंगी चीजें खरीदते देखते हैं और सोचते हैं कि वे कितने अमीर और प्रभावशाली हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप उन्हें देखते हैं तो आप उनके बारे में नहीं सोच रहे होते। आप सोच रहे होते हैं कि अगर आपके पास वो चीज होती तो लोग आपके बारे में क्या सोचते। लोग महंगे सामान दूसरों का ध्यान खींचने के लिए खरीदते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि दूसरे लोग भी यही सोच रहे होते हैं। असली सम्मान और प्रशंसा पैसे या सामान से नहीं मिलती, बल्कि आपके व्यवहार और चरित्र से मिलती है। चैप्टर 9, दौलत है जो दिखती नहीं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना दो अलग अलग बातें हैं। जो लोग महंगी कारें और कपड़े खरीदते हैं वे अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, जिससे उनकी दौलत कम हो रही होती है। असली दौलत वो है जो आप खर्च नहीं करते, वो पैसा जो बैंक में है, निवेश किया हुआ है। दौलत शांत होती है, वो दिखावे से दूर रहती है। अमीर बनने का मतलब है बचत करना और खर्च से ज्यादा बचाना। जो चीजें आप नहीं खरीदते वही आपकी दौलत बनाती हैं। चैप्टर 10, बचत दर, सेविंग रेट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो बताती है कि आप कितने अमीर बनेंगे। आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना बचाते हैं। आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अपनी जरूरतों को भी बढ़ा सकते हैं। बचत दर पर ध्यान केंद्रित करना आपको ज्यादा नियंत्रण देता है। आप कितना बचाते हैं, ये आपकी आय के स्तर से ज्यादा आपकी खर्च करने की आदतों और आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। जो लोग ज्यादा बचाते हैं उनके पास भविष्य में ज्यादा विकल्प होते हैं, भले ही उनकी आय कम हो। चैप्टर 11, कीमत और अवसर, प्राइसेस चेंज। निवेश में हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत में उतार चढ़ाव, अनिश्चितता, डर, संदेह, पछतावा। सफल निवेश के लिए आपको इन कीमतों को स्वीकार करना सीखना होगा, न कि उनसे डरना। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और यह उसका स्वाभाविक तरीका है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। यह उस किराए की तरह है जो आप बेहतर भविष्य के लिए चुकाते हैं। चैप्टर 12, तर्कहीन होना, यू आर रॉन्ग। पैसा एक भावनात्मक विषय है। हम अक्सर पैसे के बारे में तर्क से ज्यादा भावनाओं से सोचते हैं। हम इतिहास को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया बदलती रहती है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि पैसे के बारे में हमारे कुछ विचार और फैसले तर्कहीन हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और लचीले रहें। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो चीजें आज सही लग रही हैं भविष्य में गलत साबित हो सकती हैं। चैप्टर 13, सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे पैसे पर भी लागू किया जा सकता है। जब आप पुल बनाते हैं तो आप उसे उसकी जरूरत से ज्यादा मजबूत बनाते हैं ताकि अनिश्चित भार या स्थितियों को झेल सके। पैसे के मामले में सुरक्षा का मार्जिन रखने का मतलब है कि आपके पास अप्रत्याशित खर्चों या आय के नुकसान से निपटने के लिए अतिरिक्त पैसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए और बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आपको रात में चैन से सोने में मदद करता है। चैप्टर 14, आप बदलेंगे, यूल चेंज। आप आज पैसे के बारे में जो सोचते हैं या जो चाहते हैं जरूरी नहीं कि 10 या 20 साल बाद भी वही हो। जीवन के लक्ष्य और प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। इसलिए पैसे के बारे में लंबी अवधि की योजना बनाते समय आपको इस बदलाव को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे निवेश या खर्चे करने से बचें जो आपको भविष्य में पछताने पर मजबूर करें। लचीलेपन और अपने बदलते लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता महत्वपूर्ण है। चैप्टर 15, निराशावाद का आकर्षण, पेसिमिज्म्स एल्योर। बुरी खबरें हमेशा अच्छी खबरों से ज्यादा ध्यान खींचती हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश या आर्थिक मंदी की खबरें तुरंत फैल जाती हैं, जबकि धीरे धीरे हो रही तरक्की अक्सर अननोटिस्ड रह जाती है। निराशावादी आवाजें अक्सर ज्यादा कन्विंसिंग लगती हैं क्योंकि वे किसी समस्या की ओर इशारा करती हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि दुनिया अक्सर समय के साथ बेहतर होती जाती है, भले ही बीच बीच में मंदी आए। लंबी अवधि में आशावादी रहना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 16, जब आप विश्वास करेंगे तो आप चकित होंगे, when you'll believe anything। हम अक्सर ऐसी चीजों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वासों या इच्छाओं से मेल खाती हैं। पैसे के मामले में हम उन निवेश टिप्स या सलाह पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं जो हमें अमीर बनाने का वादा करती हैं, भले ही वे अव्यवहारिक या जोखिम भरी हों। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किस पर विश्वास करते हैं और हमेशा सबूतों और तर्क के आधार पर फैसले लेने की कोशिश करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपनी इच्छाओं के आधार पर।
चैप्टर 17 प्रोत्साहन का बल, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। ध्यान दें, किताब के इंडेक्स में इस चैप्टर का टाइटल द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म है, लेकिन पिछले चैप्टर में हमने पेसिमिज्म्स एल्योर कवर किया है। किताब के कुछ संस्करणों में चैप्टर टाइटल थोड़े अलग हो सकते हैं। हम यहाँ किताब की मुख्य शिक्षाओं को कवर कर रहे हैं। यह चैप्टर बताता है कि कैसे नकारात्मक खबरें या पूर्वानुमान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, निराशावादी आवाजें ध्यान खींचती हैं। यह इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग समस्याओं और खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये संवेदनशीलता हमें अवसरों को देखने से रोक सकती है, जबकि सावधानी जरूरी है। अत्यधिक निराशावाद हमें कार्रवाई करने से रोक सकता है और हमें लंबी अवधि में होने वाली वृद्धि से वंचित कर सकता है। चैप्टर 18 सब कुछ बदल रहा है, नाउ व्हाट। इस चैप्टर में लेखक किताब के मुख्य विचारों को एक साथ लाते हैं। पैसे का मनोविज्ञान समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ बुद्धि या जानकारी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यवहार, धैर्य और सही मानसिकता पर भी निर्भर करती है। हमें विनम्र रहना चाहिए, अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति अनुशासित रहना चाहिए। चैप्टर 19 पैसों का मनोविज्ञान सारांश, द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी। ये चैप्टर किताब के प्रमुख बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि पैसे के बारे में सफल होना सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि जब आप करते हैं तो कैसा महसूस होता है। यह व्यवहार, भावनाओं और व्यक्तिगत इतिहास के प्रभाव पर फिर से जोर देता है। मुख्य सीख यह है कि पैसे के साथ एक स्वस्थ और तर्कसंगत संबंध बनाना, जो आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और लक्ष्यों के अनुकूल हो, दीर्घकालिक वित्तीय सफलता और खुशी की कुंजी है। चैप्टर 20 यह एक लंबा खेल है, ए फ्यू मोर थिंग्स। ये अंतिम चैप्टर है और इसमें लेखक कुछ अंतिम विचार साझा करते हैं। लेखक बताते हैं कि वित्तीय सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय लगता है और इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी करने या रातों रात अमीर बनने की कोशिश करने से अक्सर नुकसान होता है। महत्वपूर्ण है कि आप लगातार बने रहें, सीखते रहें और अपनी योजना पर टिके रहें। याद रखें, चक्रवृद्धि का जादू समय के साथ ही काम करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सबक गणितीय फॉर्मूलों से नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और व्यवहार से आते हैं। ये किताब हमें पैसे को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है, एक ऐसा नजरिए जो विनम्रता, बचत, स्वतंत्रता और लंबी अवधि की सोच पर आधारित है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी दौलत ढेर सारा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल करके एक खुशहाल, संतुष्ट और सुरक्षित जीवन जीना है। ये थी मॉर्गन हाउसल की बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की आसान शब्दों में बुक समरी। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर पैसे के बारे में आपकी समझ बेहतर हुई होगी और आप अपने वित्तीय जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। आपको अगली बुक समरी किस किताब की चाहिए, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।